बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो वालेकुम अस्सलाम, जनाब, नमस्कार। अफसाना जिंदगी का तीसरे हिस्से में अब दाखिल हो गए। अच्छा, आई एम सॉरी, जो पिछला दूसरा हिस्सा चल रहा था मुझे थोड़ा सा लंबा हो रहा था, इसलिए अब्रुप्टली आपको रोकना पड़ा। आप कोई जिक्र कर रहे थे किसी उस्ताद का जो अपनी जेब से। जी, जामिया मिलिया कॉलेज के एक उस्ताद थे, नाम मेरे ज़हन से महव हो गया है। डॉक्टर महमूद हुसैन साहब जो हैं वो ओनर थे जामिया मिलिया कॉलेज के, और कभी कभी वाइस चांसलर हो गए तो विज़िट पे कभी कभी आया करते। ये उस्ताद जो थे ये कुछ तालिब इल्मों की वो दिया करते थे, फीस दिया करते थे अपनी जेब से। अपनी जेब से? अपनी जेब से नहीं, तनख्वाह तो बड़ी कम थी, अपनी जेब से। किसी ने महमूद हुसैन साहब को बताया कि भाई फलां टीचर जो हैं वो इतने बच्चों की फीस अपने पास से दे देते हैं, वो उनका अपना गुजारा नहीं होता। तो कहने लगे भाई क्यों देते हैं भाई, कॉलेज की कमेटी तो माफ़ करती है ना। तो उन्होंने महमूद हुसैन साहब ने बुला के भाई सुना आप फीस दे रहे हो? उन्होंने कहा हाँ भाई मैं देता हूँ, मेरा दिल चाहता है। कहने लगे भाई जितने बच्चे आप समझते हैं मुस्तहिक हैं, आप उनके नाम हमें दे दिया करें, हम कॉलेज की तरफ से उनकी फीस दे दिया करें। नाराज हो गए उस पर। अच्छा। हाँ, कहने लगे आप मेरा हक जो है वो, अब महमूद हुसैन साहब से कौन बहस कर सकता, लेकिन वो जाहिर है एज। अच्छा, उसको वो अपना हक कहते थे? हाँ, कि कहते ये मेरा हक है कि मैं दूं इन लोगों को, आप कौन होते हैं देने वाले। अच्छा, उन्होंने कहा चले ठीक है, जब वो बहुत नाराज हो कहना ठीक है आप दे दिया करें। फिर वो एक कमेटी बनी, वो जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में ये हुआ कि अच्छा भाई इनको देने दें, आप ऐसा करें कि इनकी तनख्वाह में इजाफा कर दें ताकि इनका गुज़र औकात तो हो जाए। आधी तनख्वाह तो ये फीस में दे देते हैं। उनकी तनख्वाह में इजाफा कर दिया। बस जिस दिन उनकी तनख्वाह में इजाफा किया वो नाराज हुआ और इस्तीफा लेके आ गए। अच्छा। कहने लगे आपने मेरी तनख्वाह में इजाफा क्यों किया? वाह। इसलिए किया ना कि बच्चों की फीस देता हूँ, मैं ये नौकरी नहीं करता जाऊँ। बड़ा मना के करके फिर उनको ये दिया कि वो वापस ले लें, आप अपनी मर्जी से जो करते हैं करते यानी ये भी तो असदा थे। हैं। ये उस्ताद थे। और इस पे मुझे याद है कि फैज अहमद फैज साहब का भी यही हुआ था तकरीबन, ये कि जब उनको लियारी के अंदर वो एक प्रिंसिपल बनाया गया था एक लियारी के कॉलेज का, तो जब पहली महीने की उनको तनख्वाह दी गई तो लिफाफे में उनको 2,000 रुपए रख के दिए गए। तो वो बिगड़ गए, नाराज हो गए, कहने इतने ज्यादा पैसे क्यों। और फिर उन्होंने बताया कि मेरा पूरा का पूरा खर्चा 1200 में पूरा होता है, मैं 2,000 रुपए क्यों लूं। तो उनका जी हमारे आप 4 रुपए भी कम है ये, तो हमें देने दीजिए। तो आखिर फिर उन्होंने ये शर्त लगाई कि ठीक है मैं 1200 रुपये रखूंगा, 800 रुपये मैं इस कॉलेज को दे दिया करूंगा, आप चाहे उसको स्कॉलरशिप में दें चाहे किताबें खरीदें। तो देखिए ये भी तो हमारे रोल मॉडल है सोसाइटी की। अच्छा, हमारे ज़माने में जब हम स्कूल में थे, जिस स्कूल में थे, बड़ा कमाल की बात थी। हमारे स्कूल में जो असातिज़ा थे वो इतने वज़ादार थे और इतने ख्याल रखने वाले थे। मुझ जैसे गरीब लड़के बहुत थे, मैं शायद उनमें सबसे ज़्यादा गरीब आदमी था। ना मेरे पास कपड़े होते थे नए, वही रात को वालदा जो है कपड़े धो के इस्त्री विस्त्री का तस्वुर नहीं था, तकिए के नीचे रख देती थी। वो सुबह पहन के हम चले जाते थे और अगला जिस दिन पहन के आते वो धो के दूसरे दिन रख ये देते। शायद वो आपका हैदराबाद का स्कूल या नहीं, ये यहाँ वाला, ये पब्लिक स्कूल में, यहाँ से सारी तालीम मेरी मलीर के पब्लिक स्कूल से अच्छा, हुई है। ठीक है ठीक है। तो वो स्कूल वो इस तरह होता था कि एक कपड़े पहन के चले गए, वालदा ने दूसरे वाले धो के तकिए के नीचे रख दिए तय करके, सुबह वो पहन के ना साफ सुथरे कपड़े पहन के जाते थे। लेकिन इस्त्री वाले नहीं, इस्त्री थी नहीं हमारे। तो ये तो असातिज़ा को पता था ये लड़का बहुत गरीब है, तो वो क्या करते थे कि गरीब लड़कों के हवाले से वो उन्होंने एक तरीका ईजाद किया हुआ था। कुछ टीचर से जो मिलकर अपने जेब से लोगों को पैसे देना चाहते हैं लेकिन देते नहीं थे पैसे, तकरीरी मुकाबला करा दिया। अच्छा, जो लड़का सबसे गरीब है वो अव्वल आ गया और उस लड़के को साल भर का कोर्स दे दिया उन्होंने। खुश होके भाई जो अव्वल आएगा उसे साल भर का कोर्स मिलेगा, जो दुआ में आएगा उसे ये जरूरतें देखी किस किसकी क्या क्या जरूरत है। यानी इज्जत नस्ल भी मजबूत नहीं कुछ होने दी। नहीं भाई, ये तक हुआ कि जो दूसरे नंबर पर जो पहले नंबर पाएगा उसे यूनिफॉर्म मिलेगी। पता था एक बच्चा बगैर यूनिफॉर्म के और खराब कपड़े पहन कर आता फट रहे हैं। अब यूनिफॉर्म जिस बच्चे को मिलनी है वो वही आदमी जिसके कपड़े फटे हुए पेवन लगे हुए उसको यूनिफॉर्म मिलेगी, और जो दूसरा बच्चा है उसको कोर्स मिलेगा। तो एक मतलब मुझे भी कोर्स मिला था, तो साहब इस बच्चे को कोर्स देना। उन्हें पता था मेरे पास पुरानी, वो ऐसी हुआ था पुरानी किताबें फटी हुई, वो देखते थे यार ये किताब देखो यहाँ से फटी हुई, इसमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा, 3 दफा भी पढ़ी हुई, 2-3 मरतबा पढ़ी हुई है, ये है वो है। खत्म हुआ तो मालूम हुआ कि एक हफ्ते के बाद जो तकरीरी मुकाबला हुआ वो खामोखा का मुकाबला हुआ और उसमें हम फर्स्ट आ गए और हमें जो है वो किताबें मिल गई। तो इस तरह मदद करते थे लोगों की। यानी महमूद भाई मतलब किस हद तक तेजी से हम गिरे हैं। आज का दौर वो है कि बाकियों तो छोड़ दो कम इदारे, जो तहरीक के जो चेन ऑफ स्कूल्स हैं वहां भी किताबें जो हैं वो बाकायदा वर्क बुक के तौर पे दी जाती हैं, उसी में लिखो ताकि ऐसा ना हो अगली बार तुम्हारी कोई किताब इस्तेमाल कर ले। हाँ, काफियां प्रिंट करके दी जाती हैं। अगर वो हमारे जमाने में वो किताब जो है, मैंने अगर नई किताब ली है और वो जो है वो 100 रुपए की है, वो किताब खरीदने के बाद मैं बुक शॉप पर जाकर उसे 25 रुपए की बेच देता था।
दूसरा गरीब लड़का उसे 50 रुपए में दोबारा परचेज कर लेता था। उसका भी रास्ता बंद कर दिया स्कूल वालों हाँ, ने। तो अब वो स्कूल वालों ने ऐसा कर दिया कि वो हमारा, फिर उनका कारोबार बंद हो जाएगा ना। तो मतलब हाँ, तालीम आपने तिजारत है, आपने अपनी तालीम को हासिल करने के तालीम लिए जो तिजारत नोट्स है। बनाए वो उन पंफलेट के पीछे लिख के बनाए, अभी भी है मेरे पास। जो भी हैं। हाँ, मुझे तो याद होता, मैं ले आता दिखाने के लिए कि ये वो पंफलेट हैं जो बंटते थे, इनके पिछले साइड पर सादा होता। और अभी भी मैं क्या करता हूँ, आप मेरे घर पे जाएं, मेरा जो राइटिंग पैड है उस पे वो पेपर लगे हुए होंगे जो वेस्ट पेपर हैं, जिनके एक तरफ लिखा हुआ है या प्रिंटिंग कंपोजिंग हुई हुई है पुरानी किताब के एक तरफ से सादा, वो मैं सब जमा करके उसके पीछे मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ। और आज आप देखें माशाल्लाह, वही मैंने कहा, मैं दूसरों को गिला नहीं करता जो दुकानें खोल के बैठे हैं, जो तहरीक से वाबस्ता जो चेन ऑफ स्कूल है, वो हर चीज की 100 रुपए की मोटी मोटी कापियां जिसपे उनका कंट्रीब्यूशन सिवाय स्कूल के नाम कुछ और नहीं है। देखिए, 2-3 कारोबार हमारे यहाँ बड़े उरूज पर हैं। एक हॉस्पिटल्स का कारोबार, एक स्कूल का कारोबार, एक ब्यूटी पार्लर्स का कारोबार, और एक जो है बारबेक्यू या फूड। देखिए एक बात सुनिए, बड़ी मादक साथ, इसकी जिम्मेदारी मर्दों पे आयद होती है। पहले 3 जो आपने बताए, अस्पताल का कारोबार, ये मर्दों की हरकतें हैं। बिजनेस है। ब्यूटी पार्ट, जो ब्यूटी पार्लर है वही मर्दों की डिमांड है, ठीक है। सिर्फ ले दे के जो आप कह सकते हैं वो ये है कि फूड का कारोबार जो है वो उनकी पेट पूजा के लिए, फूड का कारोबार, जिम्मेदारी मर्दों पे आयद होती है। स्कूलों का कारोबार, ये बड़ा बड़ा जुल्म है। स्कूल को, तालीम को कारोबार बना देना। तालीम को जब आप मतलब प्राइवेट सेक्टर में दे देंगे ना भाई, तो फिर वो कारपोरेट सेक्टर बन जाएगा। और कारपोरेट सेक्टर का सिर्फ एक बुनियादी उसूल होता है, सिर्फ एक उसूल होता है, और वो है प्रॉफिट। बिल्कुल सही बात है। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, उन्हें किस तरह करना है, इस्तेसाल के तक। हाँ, वो करते हैं और वो कर रहे हैं। नतीजा ये हॉस्पिटल से क्या, यही तो है। आपने उनके केवल 10 रुपए वाला इंजेक्शन जो होता है वो 200 रुपए में मिलता है। 200 का तो मैं बाद में मिलता है। मिसाल के तौर आप लेके जाए अस्पताल में, इमरजेंसी वार्ड के अंदर, ये वो जितने भी टेस्ट हैं वो खटाखट करवा देंगे, 8,000 रुपए खर्चा कर देंगे टेस्टों के अंदर। ये वो उनकी मजबूरी है। हाँ, मुझे मालूम है, एक बहुत अच्छे डॉक्टर थे यहाँ पे, डॉक्टर शहीदुल्लाह उनका नाम है, इंतकाल हो गया उनका, अल्लाह उनको मफरत करेगा। तो मैं तो डॉक्टर से दूर घबराता हूँ, लेकिन एक दफा मैं उनके पास गया, कुछ कॉम्प्लिकेटेड सी बीमारी थी, तो मेरी उन्होंने शक्ल देखी, आँख देखी, पेट पे हाथ रखा, कहेंगे तुमको तो ये बीमारी है, कोई टेस्ट नहीं कराए, और ये बड़ा खतरनाक है, फौरी तो इलाज करा, कुछ अरसे में उनकी दवाओं से मैं ठीक हो गया। और अब डिटो वही बीमारी मेरे एक साथी को इस्लामाबाद में हुई इत्तेफाक से। आप यकीन करें कि टेस्टों में और इलाज में उसके कई लाख रुपए लग गए, 1.5-2 महीने में, अभी तक वो रिकवर नहीं कर पाया। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह ये है, एक आदमी ने हॉस्पिटल खोला और उसने 1 करोड़ रुपए की मशीन खरीदी टेस्ट करने की, उसने लगा दी। वो मशीन उसने अपने पैसे से नहीं खरीदी, वो लोन पे ली है। अब वो महीने की किस्तें दे रहा है उसको। वो अगर लाजमन आपको जरूरत नहीं है, आपके अंगूठे में चोट लग गई है, वो आपके सारे टेस्ट करेगा। इस अंगूठे से कहीं कैंसर तो नहीं हो गया आपको, बायोप्सी भी करेगा। जरूरत हो या ना, नहीं जरूरत की, उसकी जरूरत है, आपकी जरूरत हो या ना, उसकी जरूरत है। मैं आपको एक बिल्कुल सच्चा किस्सा सुनाऊंगा। कराची का एक मशहूर तरीन अस्पताल, और उसमें मेरे दोस्त के बड़े भाई जो थे, वो उन्होंने बाहर से परचेस वगैरह किया था, तो उनकी अजीजदारी थी उसके हॉस्पिटल के मालिकान से। तो वो आए तो उनको फौरी तौर पर अच्छी जॉब मिल गई रिसेप्ट के लिए। तो वो बताने लगे कि एक बार ऐसा हुआ कि माँ अपने बच्चे को लेके आई बड़ी परेशानी के आलम में, कि वो बच्चा जो है, पेंसिल जो थी वो नाक में कुछ से खुजली कर रहा था, तो उसके आखिर में जो रबड़ थी वो टूट गई अंदर वो। तो जैसे ही वो बच्चा आया, मालूम अगर नाक के नथे में रबड़ फंसी हुई, तो हॉस्पिटल में पूरी इमरजेंसी नाफिज होगी, इसको कॉल करो, उसको कॉल करो, एनेस्थीसिया को बुलाओ, ये करो वो करो, ऑपरेशन होगा। हाँ, कह गया इतनी देर में उनके पास एक पैड पास था नुस्खे का, तो उन्होंने उसकी लीप बनाई बत्ती और दूसरी नसने में डाल दी, छींक मारी, बाहर आ गया। तो वो जो मालिक साहब थे, जो बहुत बड़े डॉक्टर थे, वो सब खफा हो गए उसके बगैर, निकाल लेते हैं। हाँ, कि ये इतना बड़ा अस्पताल मैंने बनाया, इतनी बिजली की बिल, इतनी तनख्वाहें, आप नाक में बत्ती कर वापस करते हैं। एग्जैक्टली यही। अब देखें ना, आजकल वलादतें जो हैं वो, बिल्कुल, ये तो कॉर्पोरेट सेक्टर ने बेड़ा करके है। वलादत कोई भी नॉर्मल नहीं होती, हर बच्ची जो है वो सिजेरियन औलाद पैदा कर रही होती है। देखिए सीधी सी बात है, ऐसा हो गया जैसे अल्लाह ताला ने नेचुरल तरीके से बच्चे पैदा करना बंद कर दिए। बात साफ है ना, उनको पता है कि ये पैसे इसके बैंक से मिल जाएंगे, मैं इतना देर इंतजार क्यों करूं। वो कहते हैं जान बचानी औरत की। नहीं, जान वान नहीं बचानी, जान बचाने की जरूरत ही नहीं है ना, उसे अभी जरूरत ही नहीं। आप वक्त से पहले जो है वो
چیر جی پھاڑ جی کر جی دیتے جی ہیں. جی جی کیونکہ نارمل لوگ تو 6,000 ملیں گے، ہاں. پہلے ممکن ہے 12,000 ملیں گے، اور اگر سیزرین کر دیں گے تو 30,000 مل جائیں گے، 40,000 مل جائیں تو گے. یہ ایک کاروبار چلا دیا آپ نے، کسی کے پاس علم ہے اور علاج نہیں. دونوں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کاروباریوں کے اتنے چڑھ چکے ہیں. اب کچھ چیزیں کہنے کی نہیں، کچھ جو ہیں ہمارے رفاہی اداروں کے بھی ہاسپٹلز ہیں، جی 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 ان کے ہاں بھی یہی ہوا کہ ایک صاحب نے جو اپنی اہلیہ کو بھیجا، انہوں نے کہا جی سیزیرین ہے، یہ اتنا پیسہ لگے گا. انہوں نے کہا یار اٹھاؤ یہاں سے دوسرے، تو وہ رفاہی ادارے میں لے گئے، وہاں لے گئے، انہوں نے بھی یہی تماشا شروع کیا. وہ غصے میں اٹھا کے گھر لے گئے، تیسرے دن وہ گھر میں ڈیلیوری ہو گئی. تو انہوں نے کہا یار یہ تو کہہ رہے تھے سیزیرین ہے. یہ معاشرے کی اب یہ انعطاف دیکھیں کا عالم ہے. اخلاقیات کا یہ عالم جی ہے. تو بھائی پھر معاشرے سے اگر برکت نہیں اٹھے گی تو پھر اور کیا ہوگا؟ بدنیتی جب آ جائے گی تو برکت خود بخود اٹھ جائے گی. ہم کہتے ہیں ہماری معیشت تباہ ہوئی، ہماری معیشت تباہ نہیں ہوئی ہے، ہمارے ہماری اخلاق تباہ. نیتیں تباہ ہوئی ہیں، ہماری جی اخلاقیات تباہ ہوئی ہے، ہماری رزق سے برکت اللہ تعالیٰ نے اس لیے اٹھا دی ہے کہ ہماری نیتیں خراب ہو گئی. میں آتا ہوں پھر دوبارہ ایک بار پلٹ کے آپ کی یونیورسٹی کے ہم سنہرے لوگ دور خواہ پہ. مخواہ تبلیغی دورے پہ نکل گئے. آپ کا میں بہت معذرت کے ساتھ تھوڑا سا متنازع موضوع ہے یہ، آپ کے خیال میں وہ ایسے اچھے ادارے جو نوجوانوں کی تربیت کیا کرتے تھے، کیا انہوں نے اپنا کردار، میں اسلامی جمعیت طلبہ کی بات کروں گا، کیا اس نے اپنا کردار ادا کرنا ختم نہیں کر دیا ہے؟ نہیں، اصل میں ختم تو نہیں کیا ہے، لیکن تربیت وہ اپنے طور پہ کر رہے ہیں. اصل جی میں دیکھیے پہلے تربیت کا ایک معیار تھا کہ تربیت کس لیے ہونی ہے. جی اصل میں ہمارے ٹارگیٹ چینج ہو گئے ہیں. ہوں جب ٹارگیٹ جو تھا وہ ہمارا ایک سلوگن چلا کرتا تھا، رضا الہی کا حصول، ہاں 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 ہے نا؟ تعمیر سیرت میں رضا الہی کا حصول ہوتا تھا. اب رضا الہی کا حصول میرا خیال ہے بدگمانی ہے کہ شاید وہ پیچھے چلا گیا ہے. اب پارٹی ضرورتیں جو ہیں وہ زیادہ ہو گئی. یہی میرے میرا خیال ہے. بدگمانی ہے میری، جی اللہ معاف کرے. آپ نے کہا نا کہ اس زمانے میں جو پچھلی بار آپ بتا رہے ہوں، تھے کہ سینئرز جو تھے وہ خود مینٹور ہوا کرتے ہوں، تھے نئے جونیئرز کے، کہ ان کو معلوم تھا کہ ہمارے بعد ان کو آنا ہے. ہاں. جی اچھا اب ایک چیز اور بھی دیکھیں، کبھی آپ نے اس انداز سے سوچا، ہم جب نکلے تھے تو ہم نے اپنے پیچھے ایک ٹیم تیار کی تھی کہ ہم چلے جائیں گے. بھائی میں گیا تھا تو میرے بعد شکیل الرحمان فاروقی آئے تھے، جی اور کیا شکیل بات ہے، کیا الرحمان چیز فاروقی کرنی ہے. مرحوم اللہ مغفرت کرے بہت ٹیلنٹڈ آدمی تھا. جی 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 اس کی تقریر کی تیاری جب ہوا کرتی، میرے ذمہ میرے ناظم نے لگایا تھا کہ بھئی یہ تقریر ان کو صحیح سے سکھاؤ تقریر کرنا. تو میں نے کہا یہ تو تقریر بہت اچھی کرتے ہیں، کر لیں گے، وہ اچھی کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، لیکن آپ ان کی ٹریننگ کریں، یہ وہ مجمع والی تقریر نہیں کرتے یہ. اچھا ان کی مرحوم میں ایک عادت تھی، وہ عام گفتگو کرتے تھے، تقریر کے سٹائل میں کرتے تھے. جی 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 تو ان کی تقریر سے تو میں ہاسٹل میں ایک اسٹریٹ لائٹ ہے، کھمبا لگا ہو، تو کھمبے کے نیچے کھڑا کر کے جو ہے انہیں سکھایا کرتا تقریر. اچھا وہ اچھی تقریر کرتے، سکھاتے کیا تھے، بھائی ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو. وہ الیکشن کمپین کے دوران انہیں تقریر سکھایا کرتے تھے. اس پہ لوگوں نے مذاق بھی بنایا. وہ کچھ دوست احباب جو بے تکلف وہ کہتے تھے یار محمود غزنوی نے شکیل الرحمان کو جس کھمبے کے نیچے کھڑے ہو کے تقریر سکھائی تھی، اس کھمبے کو تقریر کرنا آ گئی، شکیل الرحمان کو تقریر کرنا نہیں آئی. اچھا وہ دور وہ تھا جب مجھے یاد ہے کہ خوش فہمی یہ تھی کہ اگر کراچی میں جمعیت والے کھمبے کو کھڑا کر دیں گے تو کھمبا جیت جائے گا، اور اس کے بعد بڑے بڑے کھمبے فلیٹ ہو گئے تھے. تو میرا خیال یہ گفتگو بڑی اچھی چل رہی ہے. ذرا سا ہم اس کو ایک تھوڑا سا وقفہ لے لیں ہاں ذرا، لے بالکل. اور اس کے بعد دوبارہ پھر شروع کرتے ہیں.